हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डिस्टार्सन एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का एक चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग पिछले अपने वीडियो में 1 से 30 तक के तत्वों को याद किया और समझा। अभी और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि हम अपने इस वीडियो में बार बार एक ही चीज का जिक्र कर रहे हैं, परमाणु, अणु, आयन। परमाणु, अणु और आयन यौगिक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यौगिक के बारे में तो हमने बहुत पिछले चैप्टर में ही बहुत डिटेल में चर्चा कर लिए थे कि यौगिक क्या होता है, लेकिन अभी हम परमाणु, अणु और आयन के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु, अणु, आयन यही सब भाग लेते हैं, तो हमें रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र लिखने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन क्या है। आज के हम वीडियो में केवल 3 ही चीजों के बारे में जानने वाले हैं, परमाणु, अणु और आयन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि परमाणु, जैसा कि परमाणु के बारे में हमने बहुत पहले भी आपको बता दिया था, आज भी आपको बता देता हूँ कि परमाणु क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं परमाणु। देखिए, अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। हम बात कर रहे हैं परमाणु के बारे में। हमने आपको बताया कि जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, तीनों एक ही शब्द है, द्रव्य, मैटर, पदार्थ। हम पदार्थ को कभी कभी द्रव्य, द्रव्य और द्रव दो चीजें हैं। द्रव मतलब जल, द्रव्य मतलब पदार्थ या मैटर। उसी पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो हमने बताया कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु सूक्ष्मतम कण है। परमाणु किस चीज का सूक्ष्मतम कण है? किसी द्रव्य का सबसे जो छोटी इकाई है, हमने बताया था आपको, परमाणु है। इसलिए हमने बयान लिख दिया है कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का मतलब ये है कि जैसे जितने भी देखिए हमारी धातुएं हैं, यानी जो हमारी अक्रिय गैसों में आती हैं, कुछ अक्रिय गैसें, रेड़ान, जनान, ये अक्रिय गैसें हैं। तो ये अक्रिय गैसें रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। बाकी जितने हमें तत्व, परमाणु जो तत्व की सबसे छोटी इकाई है। देखिए, तत्व क्या होता है? मान लीजिए हमारा आयरन तत्व है। आयरन का जो सबसे एक कण होगा वो हमारा क्या है? परमाणु है। जैसे मान लीजिए लोहा, लोहा का जो एक हमारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है, वो हमारा क्या है? परमाणु। तत्व कई परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु हमारी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनी मैटर। देखिए, फिर बाद में भले पता चले कि हमको जो परमाणु है 3 मूल कणों से बना है, मिल गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 मूल कणों से मिलकर बना है। लेकिन अगर किसी द्रव्य की सबसे छोटी इकाई, जैसे मान लीजिए हमारी, अगर हम बात करते हैं वायु में, तो वायु में हमको बताया जाता है कि जो हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि किसी भी मनुष्य के शरीर की सबसे जो छोटी इकाई है हमारी क्या है? कोशिका है। तो छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो छोटे-छोटे परमाणुओं से मिलकर कोई भी मैटर यानी कि द्रव्य बना हुआ है। तो कोशिका अगर जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोशिका में कोई चीज़ नहीं है। कोशिका के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, जब बायो पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कोशिका बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे मैटर होते हैं, वह छोटे-छोटे परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। परमाणु सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। देखिए, परमाणु सबसे छोटी इकाई, इसलिए परमाणु हमारा सबसे सूक्ष्म कण है। परमाणु सबसे छोटी इकाई इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो परमाणु होता है वही मिल के द्रव्य का निर्माण करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, ये न तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जाते हैं न कुछ। क्योंकि जब भी आएगा तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जाएगा तो परमाणु ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर के निर्माण के लिए सबसे पहले कोशिका बनती है, कोशिका के बाद सारी चीज बनती है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं।
लेकिन अगर यहाँ हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि परमाणु हुआ सूक्ष्मतम कण है। किसका सूक्ष्मतम कण है? किसी द्रव्य या मैटर या पदार्थ का। यानी पदार्थ, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो वहां द्रव्य यानी मैटर का निर्माण होता है, जो आगे हम जानने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया परमाणु की परिभाषा। अगर हम बात करें कि परमाणु हम प्रकृति में कैसे देख सकते हैं, तो देखिए जनरली जो हमारे परमाणु होते हैं, हमने आपको बताया कि परमाणु बहुत छोटी इकाई है, तो परमाणु दिखती नहीं है। अगर परमाणु सब बहुत छोटी इकाई है तो परमाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकांश तत्वों के जो हमारे परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में ऐसे नहीं रह सकते। जैसे कुछ तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, नियान हो गया। यानी कि जिन जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है या उनका अष्टक पूरा है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बताया। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में या तो उनका अष्टक पूरा है या उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी उनका बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि उनका अष्टक ही पूरा होता है। जितनी भी अक्रिय गैसें हैं तो वे गैसें कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, इसलिए इसमें बताया गया कि अभिक्रिया में भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। सॉरी। तो यहाँ पर हम बात करें परमाणु के बारे में, तो परमाणु हमारा क्या है, हमने आपको बताया। परमाणु देखिए, मैंने आपको बताया कि परमाणु कभी भी, कुछ तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। वह या तो आयन का निर्माण करते हैं या तो अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बात आती है आयन और अणु की बात। तो आयन के बारे में हम बता देते हैं कि आयन क्या होते हैं। देखिए, अगर हम आयन की बात करें तो आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के हमारे हो सकते हैं, या तो धनायन हो सकता है या तो ऋणायन हो सकता है। आयन मतलब चार्ज। आयन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका सेंस है कि चार्ज के बारे में। तो अगर हम देखते हैं नंबर एक पॉइंट को देख लेते हैं कि आयन हमारे दो प्रकार के, जैसा हमने बताया। पहला हमारा हो सकता है धनायन और दूसरा हमारा क्या होता है, ऋणायन। अब ये धनायन और ऋणायन क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे हमने आपको बताया कि किसी तत्व की जब किसी तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। हमने आपको बता दिया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वह है परमाणु के नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षाओं में गति करता रहता है। तो जब हमने बताया कि जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर रहे थे, उसके यदि बाहरी कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह डोनेट करता है। यानी कि ऐसे तत्व ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को हमें बताया कि ऐसे दिखाते हैं, जो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन या ऐसे तत्व जिन पे ऐसे तत्व जिन पे धनात्मक चार्ज होता है, अर्थात जो जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, देने का कार्य करते हैं, धनात्मक आयन कहलाते हैं। अब धनात्मक आयन में कौन कौन से आते हैं इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा Na प्लस, Mg डबल प्लस, Al,
यानी कि जैसे हमारा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, धनायन होते हैं, धनात्मक आयन होते हैं। यहीं पे अगर हम नंबर 2 ऋणात्मक आयन की बात कर लें तो आपको पता है कि इसका चिन्ह क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है, ऋणात्मक ऋणात्मक आयन। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं ऋणायन कहलाते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्लोरीन हो गया, और भी क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह यानी कि जैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से जितने तत्वों पे हमारा ऋण, ऐसे ऋण का निशान बना होता है, इस प्रकार के हमारे तत्व होते हैं ऋणायन होते हैं। यानी हमने क्या बताया आपको कि धनायन और ऋणायन। धनायन क्या है, जो ऐसे धातु, देखिए धातुएं अक्सर धनायन बनाती हैं और अधातुएं अक्सर ऋणायन बनाती हैं, और जो हमारी उपधातुएं होती हैं वह कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बनाती हैं। तो जनरली इसलिए हम बोल दिए कि धातुएं। लेकिन हम बताएं अभी धातुओं और अधातुओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे जब जान जाएंगे धातु अधातु क्या है। तो धनायन क्या है, जनरली ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं धनायन कहलाते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं ऋणायन कहलाते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी, इसको हम लोग जान लेते हैं। अब हमने जान लिया कि परमाणु क्या है, आयन क्या है। अब हम जान लेते हैं अणु के बारे में कि अणु हमारा क्या है। तो इसको हटाते हैं और अणु के बारे में जानते हैं। अणु, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जनरली अभी हम लोग ने क्या देखा, परमाणु। हमने आपको बताया कि जो हमारा परमाणु होता है वह क्या करता है कि वह या तो आयन बनाते हैं या तो अणु बनाते हैं। यही आयन और अणु आपस में पूंजीकृत होकर मिल करके कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, द्रव्य या मैटर बनाते हैं। यही छोटे छोटे, जब हमने बताया कि जो परमाणु होते हैं वह अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। ये या तो या तो आयन बनाते हैं या तो क्या बनाते हैं, अणु। यही अणु आयन पूंजीकृत होके एकत्रित होके आपस में बंधित होके द्रव्य यानी मैटर का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो हम अगर बात मुझे कोई जानना चाहें कि यानी कि हम परमाणु को नेचर में किस प्रकार से देख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे परमाणु होते हैं, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। वह या तो इलेक्ट्रॉनों का ध्यान दान करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो आयन कहलाते हैं, या तो वह आपस में कंबाइन होकर के अणु का निर्माण करते हैं। यही अणु व आयन आपस में मिल करके तत्व का या मैटर का निर्माण करते हैं, जिसे हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यही हमारा होता है मैटर। तो हमने वैसे पहले ही बता दिया था कि अब हम लोग, पहले हमने जाना कि सबसे छोटी इकाई परमाणु है, लेकिन अब हमने जाना कि परमाणु से किस प्रकार से द्रव्य बनता है। तो हमने अभी क्या है, अपोजिट के रूप में जाना है। लेकिन अब हम जान रहे हैं कि अणु के बारे में। देखिए, दो अणु क्या है, दो या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, अणु कहते हैं।
तो दो या दो से अधिक परमाणु, हमने अभी यहाँ क्या जाना अणु, अब हम सॉरी हमने क्या जाना परमाणु, लेकिन जब हमने जाना अब देखिए परमाणु क्या है, यानी कि परमाणु से बड़ी इकाई क्या है अणु। दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को हम बोल रहे हैं अणु कहते हैं। ए जो दो या दो से अधिक परमाणु मिल रहे हैं ये रासायनिक बंध, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध अथवा आकर्षण बंध, रासायनिक बंध अथवा आकर्षण बंध द्वारा द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब हमने कहा यानी कि किसी द्रव्य या मैटर के हम लोग अगर बात करें तो हम अणु को किसी द्रव्य या मैटर के इकाई के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यानी हम यौगिक, हाँ, यानी कि हम अणु को तत्व अथवा यौगिक के छोटी इकाई के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये हमारे हो गए अणु। अब देखिए अणु बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारा दो या दो से तो अधिक परमाणु होंगे, ये तो फिक्स है, लेकिन दोनों तत्व अलग भी हो सकते हैं, दोनों तत्व एक भी हो सकते हैं। यानी हम इसमें लिख सकते हैं अणु बनने में बनने के लिए अणु बनने के लिए परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु अथवा अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में मिले हो सकते हैं। यानी कि जब हमारा अणु बनता है, अणु बनने में या तो एक ही तत्व मिल सकता है या अलग अलग तत्वों से मिलकर के कोई भी अणु बन सकता है। देखिए जब अगर हम एक ही तत्व की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारा H2Cl2, ये हमारे क्या है 2H, यानी देखिए ये हमारे क्या है 2H मिले हुए हैं तो हमारा H2 बनता है। ऐसा ही हमारा क्या है Cl2 बनता है। ऐसे हम बात करें अगर I2 की बात करते हैं तो हमने आपको क्या बताया, अब देखिए मान लीजिए P4 की बात कर सकते हैं, हम S8 की बात कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिल करके एक क्या बना रहे हैं, अणु बना सकते हैं। अणु की सिंपल सी डिफिनेशन है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा हमारा अणु। अभी बता रहे हैं कि H2O Cl2 I2 P4 S8 ये हमारे क्या है हो सकते हैं। लेकिन अणु बन जैसे मान लीजिए हमारा H2 ये हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ दूसरी चीज क्या मिलती है, रासायनिक बंध द्वारा आकर्षण बंध द्वारा मिले होते हैं। एक अणु बनने के लिए एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में मिले हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है जल का सूत्र है। तो हमने आपको बता दिया कि यानी कि जो हमारा अणु होता है वह परमाणुओं का समूह होता है। वह अलग अलग तत्वों के परमाणु भी हो सकते हैं और सेम तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं। अब यही चीजें क्या करती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं और भाग ले करके किसी भी चीज का निर्माण कर सकती हैं। किसी अब इसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारा देखिए H2 मान लीजिए हमारा अणु है, O2 हमारा क्या है अणु है। अब ये सॉरी O2
यही आगे चल के अभिक्रिया करके हमारा H2O जल का निर्माण करते हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी हमको ये लगता है कि हम देखते हैं कि जो हमारा NaCl, जो हमारा इसमें हमारा क्या है, सोडियम पॉजिटिव और Cl निगेटिव आपस में अभिक्रिया, हमने उल्टा अभिक्रिया लिखा है, हमको वैसे इस प्रकार से दिखानी थी, ये पहले लिखना था। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके NaCl यानी कि नमक का निर्माण कर सकते हैं। हम इसमें देख रहे हैं क्या हमारा है, यानी आयन। जब किसी चीज पे इस प्रकार का सिंबल लगा हुआ है, यानी धनात्मक या ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वह धनायन या ऋणायन हो सकता है। अगर धन लगा है तो वह धनायन है, और ऋण लगा है तो ऋणायन है। तो देखिए, क्या ये अणु है? ये अणु के बारे में हम इसे इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आगे चल के हमको क्रिस्टल बनाएंगे, यानी कि जाल, क्रिस्टल जाल के रूप में हम इनके बारे में भी जानेंगे। इसलिए अभी क्या है, हम अधातुओं के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, जो कि जिनको हम अणु सिंपली बोल रहे हैं। क्योंकि एक ही चीज, क्योंकि जब हम एक ही चीज को बोलते हैं, बार बार अणु बोलते हैं, आयन बोलते हैं, परमाणु, एक ही चीज का कई नाम होता है, तो आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलना है इसको। तो अगर हम बात करें तो देखिए, हमारा ये दो चीज मिलकर हमारा क्या बन गया, जल बन गया। तो ठीक है, ऐसे ही ये जो है अणु और आयन आपस में मिल करके आगे चल के हम आपको जो अभिक्रिया के बारे में जस्ट आगे ही हम लोग सीखेंगे क्या, कि किस प्रकार से आपस में अभिक्रिया करते हैं और किस प्रकार से अणु, आयन, यौगिक किस प्रकार से बनते हैं। तो हमने अभी क्या जान लिया इनके बारे में, जाना। तो अणु क्या होता है, शायद आप अणु के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। अगर हम बात करें, हमने परमाणु जान लिया, अणु जान लिया और आयन के बारे में जान लिया। हम एक चीज और जान लेते, देखिए हम अगर गैस की बात करें तो हम देखें जितनी भी गैसें होती हैं सब क्या होती हैं, द्विपरमाणु होती हैं। द्विपरमाणु का मतलब क्या है कि उसमें दो परमाणु मिले, जैसे हमने क्या लिखा, H2Cl2I2। तो ये क्या है, गैसें हैं। लेकिन PO4SO ये नहीं, ये क्या है, आगे हम बताते हैं कि इनका सिंबल क्या है और कैसे है। अगर हम देख रहे हैं गैस H2, हमने हाइड्रोजन गैस के बारे में सुना है, Cl2 क्लोरीन गैस के बारे में सुना है, आयोडीन की गैस के बारे में तो अभी हमें नहीं सुना, लेकिन आगे हम आपको बताते हैं। इन तीनों के अभी आप क्या करिए, छोड़ के रखते हैं। इसका जब अभी देखते हैं किस तरह का बनता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, अगर हम वहीं पे O3 की बात कर लेते हैं, ओजोन गैस जो वायुमंडल में, तो इन सब गैसों के बारे में जो हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी गैसें क्या हैं, किस प्रकार से पाई जा रही हैं, यानी कि ये सब गैसें द्विपरमाणु, यानी अधिकांश, ऐसा नहीं हम कर सकते, हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 3 परमाणु हैं, तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि सारी गैसें द्विपरमाणु होती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि अधिकांश जो हमारी गैसें होती हैं द्विपरमाणु होती हैं। तो ये देख लीजिए हमारा क्या हो गया, और परमाणुकता क्या होती है। तो हमारी जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, मैंने बताया कि अक्रिय गैसें किसी भी तत्व से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। जब जब अक्रिय गैसें कभी भी आपस में अभिक्रिया नहीं करती हैं, इतना इसका मतलब ये है कि उनको हम कभी H2Cl2 नहीं लिखेंगे, यानी कि उनको हम जैसे अब ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, OCl इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें हम कहीं भी नंबर नहीं लिख रहा है, यहाँ हमको 2 लिखा है तो द्विपरमाणु बता रहे हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, क्योंकि जब ये आप वो आपस में अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। तो इस हमने आपको जानकारी के लिए बताया। तो जब वो गैसें अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसका मतलब कि वो सारे क्या हैं, एक परमाणु होती हैं। तो वो क्या होती है हमारी, मान लीजिए जैसे हीलियम हो गया, हीलियम, नियान, हीलियम नियान, और हम बात किया हीलियम नियान के बारे में, आर्गन, आर्गन की बात कर लेते हैं, क्रिप्टॉन की बात कर लेते हैं। ये सभी गैसें हमारी क्या होती हैं, एक परमाणु होने वाली है। हम अगर रेडान की बात करें तो शायद XE, रेडान के बारे में XE बात करें, रेडान हो गया, जेनान हमारा होता है RN, शायद एक बार देख लेना। ये सभी क्या हैं, ये जितनी भी गैसें ये हमारी अक्रिय गैसें हैं, ये सभी क्या हैं, एक परमाणु हैं, एक परमाणु होते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ H2 की बात करें, O2 की बात करें, Cl2 की बात करें, ये हमारी गैसें क्या हैं, द्विपरमाणु, द्वि, 2 परमाणु। 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 2 पर
द्विपरमाणिक हो गई। अगर हम एक देख रहे हैं PO4 या SO4, तो P4 सॉरी S8 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, हमें क्या देख रहे हैं, बहुपरमाणु। ये हमारी क्या है, बहुपरमाणु। तो एक परमाणु क्या होता है, द्विपरमाणु क्या है, बहुपरमाणु क्या है, इसके बारे में आप शायद आप समझ चुके होंगे कि हम परमाणुता किस प्रकार से निर्धारित कर रहे हैं। अभी देखिए, हम धातुओं के बारे में यहाँ पे कभी भी यहाँ कहीं भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि धातुएं एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु के अणु बना रही हैं कि आयन बना रही हैं। आगे हम जब आपको अवक्रिया पढ़ाने वाले हैं कि किसी भी चीज का सूत्र कैसे लिखा जाता है, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और H2O की H2O किस प्रकार से H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना रहे हैं, फिर किस प्रकार से K2SO4, इन सब बातों के बारे में जब हम आगे चल के रासायनिक सूत्र को लिखने के बारे में जानेंगे, तो हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा हमने बार बार कर रहे हैं कि NaCl नमक, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, MgCl2 का निर्माण किस तरह से हो रहा है, H2O का निर्माण किस तरह हो रहा है, K2SO4 का निर्माण किस तरह से हो रहा है। इन सब बातों में जब हम लोग रासायनिक सूत्र लिखना जानेंगे, तो उसमें हम लोग उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे किस प्रकार से किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। इससे पहले आगे की वीडियो हम लोग जानेंगे रासायनिक सूत्र लिखने के बारे में। इससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये सब चीज आप भूल जाएंगे तब भी किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपको परमाणु क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है। परमाणु क्रमांक अगर आपको याद हो तो आप किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का द एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के बारे में, उनका परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में याद करेंगे, जिससे हमें पता चले कि कौन सा तत्व किस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। जब हमको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है, तो हम उसका रासायनिक अभिक्रिया लिखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि उस पे ये धनायन है कि ऋणायन है। तो कोई चीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है कि इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर इलेक्ट्रॉन दान में दे रही है। इससे हमको पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से दिखता है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का समापन करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।